अब प्रश्न उठता है कि हम जिस राज्य में रहते हैं मध्य प्रदेश में, ये बना कैसे? मध्य प्रदेश की पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था। कि था? कोई भी राज्य नहीं था। 1956 तक मध्य प्रदेश नाम का राज्य नहीं था। तो 1956 के पहले मध्य प्रदेश कहाँ था, किस रूप में था, ये जानना जरूरी है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो भारत में जितनी भी देशी रियासतें थीं जिन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, वो विलय पत्र की कहानी अलग है, वो मैं आपको सुनाऊंगा अलग से, है ना, कल सुना दूंगा आपको विलय पत्र की कहानी। तो देशी रियासतों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो मोटे मोटे तौर पर हमने पूरे देश को दो भागों में बांटा, केंद्र और राज्य। ओके, तो केंद्र तो हमारे पास बना हुआ था ऑलरेडी, राज्य नाम की यूनिट हमें बनाना थी। ये 1947 की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो हमने टेम्परेरी रूप से राज्यों को बांटा, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। 4 प्रकार के राज्यों का हमने गठन कर दिया। ये अस्थायी था, परमानेंट नहीं था, ये अस्थायी था, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम राज्य भी बनाएं, देश को संभालना है, सत्ता हस्तांतरण होना है, संविधान का निर्माण चल रहा है। तो हमने अस्थायी तौर पर 4 प्रकार के राज्यों का गठन कर दिया। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी तो एक ही था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एक ही था पार्ट डी। ओके, बाकी बचा हुआ देश पूरा पार्ट ए बी सी में बट गया। ठीक है ना? मध्य प्रदेश भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट के रूप में बटा हुआ था। पार्ट ए स्टेट था सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्षेत्र, ये पार्ट ए स्टेट था। ये भारत का सबसे बड़ा पार्ट ए स्टेट था, सीपी एंड बरार, और इसकी कैपिटल थी नागपुर। अब इसका संबंध मध्य प्रदेश से कैसे? भाई, मध्य प्रदेश का जो महाकौशल का क्षेत्र है, जबलपुर और उसके आसपास का, ठीक है ना, महाकौशल हमारा पूरा छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और बरार का रीजन जो महाराष्ट्र में था, वो सबको मिला करके सीपी एंड बरार बना। ओके, कैपिटल थी इसकी नागपुर, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, राइट। इनकी अपनी एक विधानसभा होती थी, बाकायदा 1950 के बाद इलेक्शन शुरू हो गए थे, तो इनकी अपनी एक विधानसभा होती थी, मुख्यमंत्री होता था, विधायक होते थे। पंडित रविशंकर शुक्ला सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री थे, जो 1956 में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। पहला एक दिखा आपको, मतलब आप नक्शे में देखें तो ये वाला क्षेत्र पूरा जबलपुर, ये पूरा जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र महाकौशल कहलाता था। ये पूरा पूरा महाराष्ट्र का, मतलब सीपी एंड बरार का हिस्सा, महाराष्ट्र नाम का तो राज्य था ही नहीं, ये पूरा पूरा सीपी एंड बरार का हिस्सा था। और कैपिटल उनके पास थी, जिसको नागपुर बोलते हैं, राइट। इसलिए कई लोग सीपी एंड बरार को पुराना मध्य प्रदेश बोलते हैं। पुराने बुजुर्ग लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे नागपुर हमारी पुरानी राजधानी थी मध्य प्रदेश की, है ना, वो नागपुर को ही पुरानी राजधानी समझते हैं आज भी। आता है पार्ट बी स्टेट, ध्यान से सुनना, इसका संबंध आपके ग्वालियर से है। पार्ट बी को बोलते थे मध्य भारत प्रांत, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस, है ना। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था? पूरा निमाड़ मालवा, आपका धार भी, पूरा निमाड़ मालवा और चंबल क्षेत्र, भिंड मुरैना, ये मतलब पूरा पूरा ये क्षेत्र, ये आ गया, और इधर से पूरा पूरा भिंड मुरैना चंद, राइट। तो पूरा चंबल अंचल और निमाड़ मालवा का क्षेत्र, राइट, तो बन गया मध्य भारत प्रांत। इसकी 2 राजधानियां थी, प्रधान राजधानी ग्वालियर जो 6.5 महीने कैपिटल होती थी, और सहायक राजधानी इंदौर, बचा हुआ जो समय 4.5 महीने बचते हैं ना, उसके लिए इंदौर। तो 4.5 महीने के लिए इंदौर कैपिटल होती थी,
राजवाड़े में विधानसभा लगती थी, ओके, और 6.5 महीने के लिए ग्वालियर कैपिटल होती थी आपके मोती महल में विधानसभा लगती थी, है ना, मोती महल, वहां पे विधानसभा लगती थी। और इसके राज प्रमुख थे ग्वालियर के राजा, राइट। मध्य भारत प्रांत की विशेषता ये थी कि यहां पर देसी राजे रजवाड़े भी थे, स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और अपनी एक विधानसभा भी होती थी इनकी, जनता की चुनी हुई, राइट। तो ये मध्य भारत था। मिल गई ना हमारी पोजीशन आप लोग की। फिर एक था पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट 2 थे मध्य प्रदेश में, है ना। कौन कौन से? एक भोपाल रियासत, जो भोपाल आप देख रहे हैं यहां पर, है ना, भोपाल, उसके आसपास का विदिशा, रायसेन, सीहोर, और ये पूरा नसरुल्लागंज तक का पूरा क्षेत्र, है ना, ये पूरा पूरा भोपाल रियासत कहलाता था, राइट। भोपाल रियासत की भी खासियत थी कि यहाँ पर नवाब भी था, हमीदुल्ला खान, जो भारत के साथ शामिल होने में बड़ी दिक्कतें पेश कर रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जूता पड़ा तो सही हो गया, भारत के साथ शामिल हो गया। भोपाल रियासत की अपनी एक विधानसभा होती थी, उसके मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, है ना। तो एक हो गई पार्ट सी स्टेट भोपाल, और एक पार्ट सी स्टेट और थी विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश आप देख रहे हैं नक्शे में, रीवा बिल्कुल ऊपर की तरफ कोने में जाइए आप, रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, डिंडोरी, है ना, डिंडोरी नहीं, इधर कटनी, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, मतलब आज का बुंदेलखंड और आज का बघेलखंड हो गया, रीवा पन्ना का क्षेत्र। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर के बनता था विंध्य प्रदेश, है ना, जिसकी कैपिटल होती थी रीवा। ओके, यहाँ के राज प्रमुख थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, ओके, मार्तंड सिंह के पहले बाद, ओके। और इनकी भी अपनी विधानसभा होती थी। पंडित शंभुनाथ शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, है ना। मेरे ही एक रिलेटिव रीवा विंध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे, है ना, लाला राम वाजपेयी, जो निवाड़ी के रहने वाले थे, वो विंध्य प्रदेश के वित्त मंत्री बने थे। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ईमानदार लोग थे सब, है ना। तो ये पुराना मतपेश 4 भागों में बटा हुआ था, समझ में आ गया आपको? सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत, राइट। अब जब तय हो गया, एक आंदोलन हुआ, भाई ये तो प्रोविंशियल लिस्ट थी, है ना, अस्थायी सूची थी, अब पूर्णकालिक राज्य बनाना थे हमें। तो सरकार के साथ एक समस्या आ रही थी कि हम राज्य किस आधार पर बनाएं, है ना। राज्य बनाने का कोई आधार होना चाहिए ना। अब भारत में इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी संस्कृति, रीति रिवाज, सब कुछ बहुत सारा, तो राज्य गठन किस आधार पर करें, ये एक बड़ी समस्या का विषय था कि राज्य गठन का आधार क्या हो। दक्षिण भारतीय राज्यों से, दक्षिण भारत के हिस्से से आवाज उठी कि आप भाषा के आधार पर राज्य बनाइए। तमिलों का अलग राज्य, तेलुगु का अलग राज्य, मलयालियों का अलग राज्य, हिंदी भाषियों का अलग राज्य। केंद्र सरकार ने मना कर दिया, नेहरू जी ने बोले नहीं, हम भाषा आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। अगर हमने भाषा आधार पर राज्य बनाया तो लोगों की निष्ठा अपने देश के प्रति नहीं होगी, अपने राज्य के प्रति होगी, है ना। और हमें राष्ट्रभक्ति चाहिए, राज्य भक्ति का अचार डालेंगे हम, देश के प्रति हमारे मन में भाव होना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया, दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया सब। तो नेहरू जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश धर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि भैया बताइए हमें भाषा आधार पर राज्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना है। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं। धर कमेटी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक जेवीपी कमेटी बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितार मैया। जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया, बोले नहीं साहब, भाषा आधार पर राज्य नहीं बनाए। बड़ी समस्या, कमेटी पे कमेटी बन रही, वो मना कर रही है, और दक्षिण भारत में आंदोलन तेज होता जा रहा है। तो दक्षिण भारत में एक कार्यकर्ता थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है ना, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, और भूख हड़ताल पे 53वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। जब पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई, तेलुगु भाषी थे ये सेपरेट तेलुगु प्रदेश की मांग कर रहे थे,
तो फिर दक्षिण भारत में स्थिति ये हो गई कि वहां पर भाषाई दंगे शुरू हो गए, और ये भी डिमांड उठने लगी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो अभी तो हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, हम भारत से अलग होने की मांग भी कर लेंगे। और पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद स्थिति गंभीर हो गई। अब सरकार जगी, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, हम भाषा आधार पर राज्य बनाने के लिए तैयार हैं, और आनंद फानंद में पहला भाषाई राज्य बना दिया उन्होंने, आंध्र प्रदेश बना दिया। ठीक है ना, सरकार जनमत के आगे झुकना पड़ता है तो सरकारों को, पहले ही मान जाते। जबकि 1930 की नेहरू रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा था हम भाषा आधार पर राज्य बनाएंगे, आजादी के बाद पलट गए। ठीक है ना, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की भी है। तो आंध्र प्रदेश बना दिया। अब बाकी राज्य भाषा के आधार पर बनेंगे, कैसे बनेंगे उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करना पड़ेगी। तो जस्टिस मोहम्मद फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। राइट, इसमें अध्यक्ष जस्टिस मोहम्मद फजल अली साहब थे, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। ये सब मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, मैं आप लोगों के नोट्स बनवाऊंगा। ये नहीं कि घर पे पढ़ लेना, किताब खरीद लेना, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स ही आपकी किताब होंगे, और जो मैं लिखवाऊंगा क्लास में आपको, है ना, लेकिन डेमो में नहीं। है ना। तो आपके पास भरपूर नोट्स होंगे, बढ़िया, घर पे जा करके पढ़ सकते हैं। मेरे नोट्स बाहर देना मत किसी को, बस अपने कॉम्पिटिटर मत बढ़ा लेना, है ना। तो फजल अली कमेटी को टास्क दिया गया कि आपको भारत में भाषा आधार पर राज्य बनाना है। बस उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसी चक्कर में मध्य प्रदेश बन गया। अब बाकी राज्य कैसे बने वो रन जाने, हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय इतिहास में, लेकिन मध्य प्रदेश कैसे बना ये मैं बता देता हूं आपको। ओके, देखिए, सबसे बड़ा चेंज किया गया सीपी एंड बरार में। इसकी तो कैपिटल ही चली गई हमारे हाथ से। जितने भी मराठी बहुल जिले थे, नागपुर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, चांदा, यवतमाल, वर्धा, कवर्धा, गोंदिया, ये सब कहां चले गए? बेटा, महाराष्ट्र नाम का राज्य था ही नहीं, महाराष्ट्र 1960 में बना है। ये सब चले गए बॉम्बे स्टेट में। उस समय इसका नाम होता था स्टेट ऑफ बॉम्बे। आज का गुजरात और आज का पूरा महाराष्ट्र स्टेट ऑफ बॉम्बे में आता था। 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे में दंगे होते हैं मराठियों और गुजरातियों के बीच में। तो गुजरातियों का गुजरात बनता है, मराठियों का महाराष्ट्र बनता है। तो नागपुर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, चांदा, यवतमाल, वर्धा, कवर्धा, गोंदिया, ये पूरा क्षेत्र हमने स्टेट ऑफ बॉम्बे को दे दिया। और बचा हुआ महाकौशल का क्षेत्र, मतलब जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये हमारे कहां पर आ गया? एमपी में। क्यों आ गया? क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र था। मराठी भाषी क्षेत्र हमने स्टेट ऑफ बॉम्बे को दे दिए, हिंदी भाषी क्षेत्र हमने मध्य प्रदेश में रख लिए। राइट, तो एक सबसे बड़ा उलटफेर सीपी एंड बरार में हुआ। ओके, फिर दूसरा आता है मध्य भारत प्रांत। मध्य भारत प्रांत पूरा हिंदी भाषी था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो मध्य भारत प्रांत पूरा का पूरा हमारे पास आ गया, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस, एक एक्सचेंज ऑफर के साथ। जब मध्य भारत प्रांत पूरा मध्य प्रदेश में शामिल किया जा रहा था, तब राजस्थान राज्य ने हमसे एक रिक्वेस्ट की कि सर, मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा तहसील आप हमें दे दीजिए। मध्य प्रदेश ने कहा ठीक है, हम दे देंगे, बदले में आप हमें क्या दोगे? तो राजस्थान को हमने सुनेल टप्पा दिया, बदले में राजस्थान ने हमें सिरोंज दिया। विदिशा क्षेत्र, विदिशा जिले में सिरोंज है ना, एक मिनट, विदिशा, हाँ ये रहा, देखिए ये रहा विदिशा जिला, ये सिरोंज, ठीक है ना। तो राजस्थान ने हमसे सुनेल टप्पा लिया, बदले में सिरोंज दे दिया। और सिरोंज देना भी जरूरी था, क्योंकि एक पैसेज के थ्रू सिरोंज राजस्थान से जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश के भीतर था, कैसे राजस्थान में संभव हो पाता। तो एक्सचेंज ऑफर, सुनेल टप्पा उनको दिया, बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमने सिरोंज ले लिया। ये एक छोटा सा उलटफेर हुआ। तो पूरा मध्य भारत आ गया हमारे पास।
भोपाल एज इट इज आ गया, विंध्य प्रदेश एज इट इज आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र थे। ओके, विंध्य प्रदेश तो प्योर हिंदी भाषी क्षेत्र था, यहां तो फिर भी मिक्स पॉपुलेशन थी भाषाओं की, लेकिन विंध्य प्रदेश शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र। तो इस तरीके से मतपेश बन गया 1956 में। पहले मुख्यमंत्री बनाए गए सीपीएन बरार से ही शिफ्ट किए गए पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले राज्यपाल बने डॉक्टर पट्टाभी सीतार मैया, वो जेवीपी कमेटी वाले डॉक्टर पट्टाभी सीतार मैया। ओके, अब एक समस्या और, मतपेश बन तो गया है, इसकी राजधानी किसको बनाए? राजधानी के रूप में दो नाम सामने आ रहे थे, इंदौर और जबलपुर, है ना। ग्वालियर सीमावर्ती क्षेत्र था, इसलिए ग्वालियर पे वो नहीं किया गया विचार। इंदौर और जबलपुर में से किसी एक को राजधानी बनाने का तय हुआ। पंडित नेहरू ने इंदौर के प्रतिनिधियों को बुलाया, जबलपुर के प्रतिनिधियों को बुलाया। पंडित नेहरू के सामने ही दोनों लड़ पड़े आपस में, नहीं जबलपुर, नहीं इंदौर, नहीं जबलपुर। नेहरू जी का दिमाग खराब हो गया, बोला मैं तय करूंगा कौन सी बनेगी राजधानी। उन्होंने भोपाल रियासत के जो मुख्यमंत्री थे उस समय, है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनको इनवाइट किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपने समय के बड़े काबिल व्यक्ति थे, सब कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे, अंग्रेजी में बातचीत करने वाले और समझदार व्यक्ति। तो पंडित नेहरू ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बुलाया, उनसे पूछा बताइए डॉक्टर साहब किसको राजधानी बनाए, इंदौर की जबलपुर? उन्होंने कहा, बोले साहब ना तो जबलपुर को बनाइए ना इंदौर को बनाइए, आप भोपाल को बनाइए। नेहरू जी ने पूछा, बोले भोपाल आपका इसलिए आप सजेस्ट कर रहे हैं? बोले नहीं सर, मैं भोपाल का मुख्यमंत्री इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे इसके पीछे कुछ तार्किक रीजन है। पहला कारण उन्होंने बताया कि भाई आप किसी भी जिले, किसी भी नगर को राजधानी बनाएंगे तो वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। विधानसभा कहाँ लगेगी, सचिवालय कहाँ बनेगा, विभिन्न विभागों के हेडक्वार्टर कहाँ बनेंगे, विधायकों के निवास कहाँ रहेंगे, एक बहुत बड़ी इमारतों का जंजाल चाहिए हमें, जो ना इंदौर में है। इंदौर में पब्लिक इमारतों के नाम पर एक मिंटो हॉल है, गांधी हॉल है, एक राजवाड़ा है, बस, इसके अलावा और क्या है। जबलपुर में भी नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी इमारतें कहाँ से शिफ्ट करेंगे हम? हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम पहले इमारतें बनाएं फिर राजधानी शिफ्ट करें, उसमें समय लग जाएगा। हमारे भोपाल के पास वो इमारतें हैं नवाबी दौर की, और एक नहीं अनेकों नाम इमारतें, विशालकाय इमारतें हैं। भोपाल के नवाबों ने बड़े बड़े महल खूब बनवाए हैं, बेगमों ने बनवाए हैं, और सब हमारी संपत्ति हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप तुरंत राजधानी शिफ्ट करने को बोले हम कर सकते हैं। सचिवालय भवन भी है, विधानसभा के लिए भी है, सब कुछ है हमारे पास। नेहरू जी को तर्क समझ में आ गया कि हमें भोपाल में कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी इमारतें हैं, हम उनमें शिफ्टिंग कर देंगे। इंदौर और जबलपुर में किसी एक को ही बनाएंगे, पहले इमारत बनाओ, इमारत बनने में पता नहीं कितना समय लगेगा, फिर विधानसभा शिफ्ट करो। तो आनन फानन में भोपाल का तय हो गया। और एक रीजन और था भोपाल को चूज करने के पीछे, क्योंकि 1947 में जब रियासतों का विलय इंडियन यूनियन में हो रहा था, तो भोपाल का जो नवाब था हमीदुल्ला खान, उसने बड़ी दिक्कतें क्रिएट की थी। तो भोपाल की जनता को एक रिटर्न गिफ्ट देना था कि अगर आप भारत संघ में शामिल हुए हैं तो हम बदले में आपको राजधानी क्षेत्र होने का गौरव प्रदान करते हैं, जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो भोपाल को राजधानी के रूप में चुना गया। चुन तो लिया, नेहरू के इस निर्णय की बड़ी आलोचना भी हुई, है ना, कि आपने राजधानी के रूप में किसको चुना? तहसील को। भोपाल उस समय जिला नहीं था, तहसील था। राजधानी चुनते कम से कम जिला तो चुन लेते। भोपाल सीहोर जिले की भोपाल तहसील था साहब वो। नेहरू जी बोले सो व्हाट, उससे क्या होता है। तो मतपेश की राजधानी 1956 में बनी भोपाल तहसील, जिला मुख्यालय सीहोर, ठीक है ना। फिर 1972 में सीहोर जिले का पुनर्गठन हुआ। सीहोर तो जिले का जिला ही रहा, भोपाल तहसील से जिला बन गया, संभाग बन गया, और सीहोर जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आ गया। तो 1972 तक हमारी राजधानी एक तहसील क्षेत्र रहा है। 1972 में जिला भोपाल बना है। ओके, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश रूपी चिड़िया नक्शे पर आई साहब। जब भारत का नक्शा मध्य प्रदेश बन गया तो भारत का नक्शा नेहरू जी के सामने पेश किया गया।
नेहरू जी ने नक्शे को देखा, अरे ये भारत के नक्शे के बीच में ऊंट कहाँ से आ गया। मतपेश का आकार ऊंट की तरह दिखता था। ये पुराना मतपेश नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ और जोड़ लीजिए तो ऐसा लगेगा जैसे ऊंट बैठा हुआ हो उकड़ू बैठकर। छत्तीसगढ़ कट गया 2000 में। तो नेहरू जी बोलते ये भारत के नक्शे के बीच में ऊंट कहाँ से आ गया। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बोलते सर ऊंट नहीं है, हृदय है ये भारत का हृदय क्षेत्र है। तो इसको हृदय क्षेत्र भी कहा जाता है, भारत का हृदय क्षेत्र, भारत का मध्य क्षेत्र। तो इस तरीके से हमारा मतपेश बना था। फिर 2000 में एक विभाजन हुआ इसका, छत्तीसगढ़ नाम का एक क्षेत्र अलग कट गया, है ना, जो सांस्कृतिक रूप से और कई क्षेत्रों में मतपेश से अलग एक अपना स्थान रखता था, है ना, और रिसोर्सेज उनके पास बहुत सारे थे। वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट इधर हो रहा था, रिसोर्सेज उनके थे, ठीक है ना। इस तरीके से मतपेश अस्तित्व में आया। फिर समय समय पर नए नए जिले बनते गए और अभी कुछ नए जिले और बने हैं, है ना, जैसे छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर के पांडुन्ना बना है। ओके, पांडुन्ना इसमें नहीं है ना, आप देख सकते हैं इसमें छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, पांडुन्ना, ये जो तहसील देख रहे हैं अब ये नया जिला बन चुका है, ठीक है ना। टीकमगढ़ जिले में निवाड़ी बन चुका है। ओके, टीकमगढ़ आप ऊपर देख लीजिए और सबसे ऊपर देख लीजिए आप निवाड़ी, है ना, ये निवाड़ी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। सतना जिले में जाइए आप, मैहर, है ना, मैहर ये एक अलग जिला बन चुका है। मैहर फेमस है, मालूम है क्यों? माँ शारदा का मंदिर। अरे आप लोग की जानकारी तो अच्छी है ना, फिनिशिंग चाहिए बस, है ना। ओके, नॉलेज वॉलेज सब है आपके भीतर, एक अच्छा सही क्लास मिल गई तो आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। मैहर जिला बन गया। ओके, अभी और भी कई जिले चर्चा में हैं, बनने वाले हैं, है ना, बीच बीच में समय समय पर जिले बने हैं। ओके, इस तरीके से मतपेश का पुनर्गठन अभी भी चल ही रहा है लगातार, और मतपेश एक हिंदी भाषी राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। जब ये बना था तब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद इसकी पोजीशन सेकंड पर आ गई, अभी राजस्थान है सबसे बड़ा। ओके, तो इस तरीके से एमपी बना, बाकी राज्य भी बने, है ना। जैसे आप देखेंगे 1960 में स्टेट ऑफ बॉम्बे को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। एक राज्य था हमारा पेप्सू, प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न पंजाब, प्रोविंस ऑफ पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब एसोसिएशन यूनियन, है ना, जिसको पंजाब बोलते थे। पंजाब में भी दो भाग किए गए, हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा बनाया गया, पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब बना। उनके बीच में लड़ाई हुई, चंडीगढ़ हमें चाहिए, चंडीगढ़ खूबसूरत शहर। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की ज्वाइंट कैपिटल बना दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया। सबसे ज़्यादा डिवीज़न नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, है ना। असम को डिवाइड करके बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बनते चले गए। ओके, तो इस तरीके से हमारा देश और हमारा प्रदेश ये बना। ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको, इसको मैं विस्तार से आपको लिखवाऊंगा अभी, है ना। अब हम बात करते हैं, वापस पुराने टॉपिक पर आता हूं मैं, रियासतों का एकीकरण किस तरीके से हुआ, है ना, प्रिंसली स्टेट्स का। ये कल का टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा और अच्छे से देखो। भले ही 2 दिन डेमो लेना हो, लेकिन 2 दिन में भी सीख के जाओ ना, याद तो रहेगा कि अरे 2 दिन। मुझे अच्छे से याद है, अभी एमपीपीएससी की एक लिस्ट निकली, उसमें एक लड़का डिप्टी कलेक्टर बना, परमार सरनेम उसका, उज्जैन का है वो, है ना। तो मुझे मिल गया, एक दिन मिलने आया मुझसे बकायदा पीईटीसी में, सर आपसे मुझे मिलना है। मोबाइल चला रही हैं आप? अच्छा है ना। परमार मुझसे मिलने के लिए आया, बोले सर वो मैं डिप्टी कलेक्टर बना हूँ तो सोचा आपसे मिलने आऊँ। हमने बोला अच्छी बात है। तो मैंने बोला यार मेरा तुम्हारे चयन में क्या योगदान है, मैं तो पूछ लेता हूँ, मेरा तुम्हारे चयन में योगदान क्या है। तो मुझे याद था कि मैंने इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई है, इसके मॉक इंटरव्यू लिए हैं और इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराई है। मैंने उससे कहा कि मैंने तो इंटरव्यू में योगदान है, बाकी बाकी तुमने प्री मेंस तो तुमने खुद निकाली है। बोले नहीं सर, जब आप जादौन आईएएस में पढ़ाते थे तब मैंने आपके 4 दिन डेमो क्लास ली थी, उसमें 2 दिन आपने हिस्ट्री पढ़ाया था, 2 दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। और संयोग से मैं उस समय एडमिशन नहीं ले पाया था क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो लेकिन मैं 4 दिन डेमो लेकर के गया था और उसके बाद फिर आपने मेरे साथ बैठ करके मुझे किताबों की लिस्ट भी दी थी।
हमने कहा अच्छी बात। तो बोले सर मैंने उसी को आधार बना करके अपनी तैयारी शुरू की और पढ़ता गया, और यूट्यूब पर मैं आपको ढूंढ ढूंढ करके आपके लेक्चर मुझे जहाँ भी मिलते थे मैं सुनता रहता था, और आज मैं सिलेक्ट हो गया हूँ सर। हमने कहा देखो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें तुम्हारा अपना खुद का योगदान है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक रास्ता बताया था, पढ़ाया तो है नहीं तुम्हें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई, बाकी पढ़ाया तो है नहीं तुम्हें मैंने। लेकिन वो आज भी पब्लिकली बोलता है कि वैद्य सर के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा कहना आप दोनों से बेटा यही है, एडमिशन लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 दिन जो पढ़ के जाओ ना, हो सकता है ये 2 दिन डेमो के आपके जीवन में बहुत कारगर साबित हो जाए। 2 दिन मतलब 6 लेक्चर आपको मिलेंगे। क्यों भाई, ये 6 लेक्चर आपके जीवन में अगर कुछ काम आ गए तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। देखो मैं संस्थान का मालिक नहीं हूँ, आप एडमिशन लें तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लें तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 6 घंटे आपके जीवन को चेंज कर दें, मेरे 2 घंटे और बाकी टीचरों के 2 घंटे, ये अगर आपको चेंज कर दें तो हमारा काम इसी में हो जाता है, हम तो इसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कल आप लोग रियासतों का एकीकरण पढ़ करके आइएगा, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। सरदार पटेल के नेतृत्व में किस तरीके से हमने भारत की तमाम रियासतों को इंडिया में यूनाइट किया, क्योंकि देश आज़ाद हो गया ना तो अंग्रेज साले बदमाश थे, आज भी बदमाश हैं। आप देखो ना, वेनेजुएला में घुस करके राष्ट्रपति को उठा करके ले गए, वो अंग्रेजी हैं। अमेरिकन को आप बाहर वो मत समझिए, अमेरिका के जो ओरिजिनल लोग थे वो तो गायब हो गए बेचारे, लेटिन इंडियंस। ये पूरे ब्रिटिशर्स से अमेरिका जा करके बसे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, वो पुराने अंग्रेज हूँ। तो ये थे तो बदमाश। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय था, भारत से जाते जाते वो एक ऐसी योजना बना करके गया कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन इतने टुकड़ों में आज़ाद करेंगे कि आपस में लड़ मारेंगे। उसकी योजना भारत को 2 टुकड़ों में नहीं, कई टुकड़ों में बांटने की थी। आप उसके माउंटबेटन प्लान को पढ़ लीजिए। माउंटबेटन प्लान में 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, जितनी भी देशी रियासतें हैं वे स्वेच्छा से या तो भारत में शामिल हो जाएं। नंबर 2, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। नंबर 3, अगर उनको भारत और पाकिस्तान किसी में शामिल नहीं होना है तो अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करें। मतलब उसकी मंशा 2 टुकड़ों में बांटने की नहीं थी, 562 टुकड़ों में बांटने की थी कि हिंदुस्तान के इतने टुकड़े करके जाओ ये अपने आप को समेट ही ना पाए, बर्बाद कर दो एक मुल्क के रूप में। वो तो संयोग था कि उस समय देश के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। पटेल साहब नहीं होते तो पता नहीं स्थिति क्या होती। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इस देश को यूनाइट कर दिया। माउंटबेटन जो टुकड़े काट के गया था उनको यूनाइट कर दिया, जोड़ दिया। एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से कैसे रियासतों का एकीकरण किया, ये चर्चा का विषय है। और हिंदुस्तान के आम नागरिक को ये बात पता होनी चाहिए, वो भली पीएससी की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसको पता होना चाहिए मुल्क कैसे बना, मतपेश कैसे बना। ये तो हमने देख लिया, बड़ी आसान प्रोसेस थी वो, लेकिन मुल्क को यूनाइट करना कठिन काम था। और ये संयोग था उस समय देश का कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर, दुनिया के जाने माने कानूनविद जो हमारे संविधान निर्माण के कार्य को कर रहे हैं। सरदार पटेल गृह मंत्री, काबिल लौह पुरुष, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा पढ़ा लिखा दूरदर्शी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। ये जो 3-4 जो महापुरुष थे ना, इन्होंने 1947 में आजादी के बाद देश को संभाल लिया, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो ये क्या प्रोसेस थी अपन इस पर कल बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा।